श्रीलंका पाकिस्तान पर दबाव, कराची यूनिवर्सिटी ब्लास्ट में शामिल आतंकियों को किया जाए गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा हिंसा में 2 नाबालिग समेत 3 हिरासत में इंटरनेट सेवा की गई बंद। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का निधन, एम्स में चल रहा था इलाज। श्रीलंका में काबू से बाहर हो रहे हालात, दंगाइयों को सड़क पर देखते ही गोली मारने का आदेश। यूपी में क्षतिग्रस्त कपड़ा मिलों की जमीन पर लगेंगे बड़े उद्योग, केंद्र ने 1 लाख करोड़ रुपए दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे नोएडा की। आगामी 14 मई को जिला न्यायालय में लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए अनिवार्य कार्रवाई और हेल्प डेस्क की सुविधा किस प्रकार रहेगी, इस विषय पर संक्षेप में जानकारी देते जिला न्यायालय लोक अदालत अधिकारी डिस्ट्रिक्ट सर्विस लीगल अथॉरिटी के अधिवक्ता जय हिंद कुमार सिंह, जो पिछले 3 साल से जिले में लगने वाले लोकादल में अपनी सेवा दे रहे हैं और अब तक 3 बार लोकादलत का आयोजन अधिवक्ता जय हिंद कुमार सिंह के समक्ष हो चुका है और आने वाले 14 मई को तकरीबन 1 लाख तक जनता के केसों का निस्तारण करने का लक्ष्य रखा गया है और जिसके लिए न्यायालय परिसर में जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और पूर्ण सहयोग के लिए कई हेल्प डेस्क, पीने के पानी की सुविधा, बैठने की सुविधा और न्यायालय में चल रहे अन्य परेशानियों को जल्द से जल्द निस्तारण मिल सके। बता दें कि आगामी 14 मई को जिला न्यायालय में लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए अनिवार्य कार्रवाई और हेल्प डेस्क की सुविधा किस प्रकार रहेगी, इस विषय पर संक्षेप में जानकारी देते जिला न्यायालय लोक अदालत अधिकारी डिस्ट्रिक्ट सर्विस लीगल अथॉरिटी के अधिवक्ता जय हिंद कुमार सिंह, जो पिछले 3 साल से जिले में लगने वाली लोक अदालत में अपनी सेवा दे रहे हैं। जनपद गौतम बुद्ध नगर में लोक अदालत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनता के कई तरह के केसों के निस्तारण किए जाते हैं। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं सूरजपुर के डिस्ट्रिक्ट अधिवक्ता के पास, जो इस लोक अदालत के संयोजक हैं और इसके संरक्षक भी हैं। आइए बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि किस तरीके से इस लोक अदालत में कार्रवाई और प्रतिक्रिया होती है। सर देखिए, जो इस बार का राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होने जा रहा है आगामी 14 मई 2022 को, इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सबसे पहले जिस प्रकार के केसों का निस्तारण होगा उसका मैं बता दूं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि MSCT से संबंधित जो मोटर दुर्घटना अधिनियम से संबंधित विवाद हैं या सिविल सूट संबंधी विवाद हैं या NI एक्ट के धारा 138 से संबंधित विवाद हैं या पेटी ऑफेंसेस लघु आपराधिक मामले हैं, इसके अलावा पारिवारिक विवाद हैं तलाक के मामलों को छोड़कर, इसके अलावा जो चालान से संबंधित या MB एक्ट के चालान से संबंधित मामले हैं, उनका डिस्पोजल अधिक से अधिक संख्या में करने के लिए हम लोग इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रयास किया जा रहा है। सर अभी फ़िलहाल जैसे ये लोक अदालत लगी हैं, आप इसमें अभी अपनी इस लोक अदालत में कितनी बार सेवा दे रहे हैं, मतलब कब से सेवा दे रहे हैं? मैं इस जनपद में पिछले अप्रैल में ज्वाइन किया था। जब मैं ज्वाइन किया था तो एज प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में मेरी पोस्टिंग DLSA सेक्रेटरी के रूप में हो गई। तो वर्तमान में मैं जब से DLSA सेक्रेटरी बना हूं तब से मैं 3 लोक अदालत का आयोजन किया जा चुका है मेरे रहने के दौरान। ये चौथा राष्ट्रीय लोक अदालत है जो मेरे कार्यकाल में आयोजित किया जा रहा है। सर अब तक कितने केस जो हैं निस्तारण किया जा चुके हैं लोक अदालत में और कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई है, इससे प्रशासन को कितना लाभ हुआ है? देखिए, जो मेरा अनुभव था पहले लोक अदालत मेरे सामने जो हुआ था वह 11 सितंबर 2021 को हुआ था। उसमें हम लोग करीब 30,000 मामलों का डिस्पोजल किए थे। उस दौरान चूँकि कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए उस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था, इसलिए उसमें थोड़ा सा कम मामलों का निस्तारण हुआ था। इसके बाद जो राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया मेरे रहने के दौरान दिसंबर 2021 में, 11 दिसंबर 2021 को आयोजित हुआ था। उस राष्ट्रीय लोक अदालत में हम लोगों ने अथक प्रयास करते हुए करीब 80,000 से ऊपर मुकदमों का डिस्पोजल किया था। इसके बाद जो इस वर्ष का राष्ट्रीय लोक अदालत
मार्च 2022 में आयोजित हुआ था, 12 मार्च 2022। इस लोक अदालत में हम लोग करीब 58,000 से ऊपर मामलों का निस्तारण किए थे। थोड़ा सा इस बार कम इसलिए हुआ कि उसी दौरान विधानसभा का चुनाव भी हमारे यहाँ। इस लोक अदालत में हम लोग करीब 58,000 से ऊपर मामलों का निस्तारण किए थे। थोड़ा सा इस बार कम इसलिए हुआ कि उसी दौरान विधानसभा का चुनाव भी हमारे यहाँ था, तो उस चुनाव का प्रभाव थोड़ा सा पड़ा। फिर भी हम लोगों ने अथक प्रयास करते हुए 22,000 से ऊपर कोर्ट केसेज और 35,000 के आसपास प्री लिटिगेशन के मामले हम लोगों ने निस्तारित किया था। इस बार लक्ष्य है, इस बार चूँकि सब समय साथ दे रहा है, बढ़िया से चल रहा है सब कुछ, प्रचार व्यापक रूप से किया जा चुका है, तो करीब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि करीब 1 लाख से ऊपर मामलों का डिस्पोजल करें इस बार। सर, देखा जाए जैसे कि ज़िले में एक सूरजपुर यही एक व्यवस्था जहाँ पर की जाती है लोक अदालत की, तो काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, भीड़ भाड़ रहती है, तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था, कैसे आप उस तरीके को व्यवस्था सुसज्जित करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जब नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है तो सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखा जाता है और हर जगह किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी ना हो, किसी न्यायालय में जाने से या किसी विभाग में, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाती है और प्रयास किया जाता है कि कोई भी वादकारी जो हमारे न्यायालय कैंपस में आए वो अपने केस का निस्तारण कराए या वो सुरक्षित न्यायालय में आए और सुरक्षित अपने घर वापस जाए। इसलिए हमारे चौकी प्रभारी हैं, यहाँ पे चौकी भी बनी हुई है और हमारे कमिश्नर साहब के यहाँ चिट्ठी भी जाती है उसके लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, और उन्होंने आज तक काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया है और कचहरी में अब तक कोई ऐसी घटना सुनने में नहीं आई है और प्रयास है कि इस बार भी कोई ऐसा विवाद नहीं हो। सर, मुख्यतः ये बताएं कि लोक अदालत में किन केसों का ज़्यादातर निस्तारण होता है और किन केसों का नहीं होता है? देखिए, जो नहीं होता है, पहले मैं बता दूं, जो गंभीर प्रकृति के मामले हैं या संगीन प्रकृति के मामले हैं उनका निस्तारण लोक अदालत में नहीं होता है, और जो होता है वो सिंपल सा है कि जो भी पक्षकार सुलह समझौते से अपना मामला निस्तारित कराना चाहते हैं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट ही है कि मीडिएशन के थ्रू मामले को निस्तारित कराया जाए। इसलिए अगर पक्षकार राजी हैं, दोनों पक्षकार स्वतंत्र सहमत से अपने मामले का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराना चाहते हैं तो स्वागत है और उस मामले का निस्तारण होता है। इसके अलावा कतिपय मामले जो केवल फाइन अधिरोपित करे जा सकते हैं, जैसे MB एक्ट के मामले हैं या ई चालान से संबंधित मामले हैं, उन मामलों में जो भी व्यक्ति आता है, अगर उसकी गाड़ी चालान हो गई है तो उसका जो जुर्माना है वो जुर्माना धनराशि जमा कर देगा, तो वो मामला भी लोक अदालत में निस्तारित कर दिया जाता है। सर, इस बार जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे लोक अदालत, और कितनी संख्या हो सकती है इस बार लोक अदालत में? देखिए, हम लोग तो प्रयास किए हैं, करीब 1 लाख से ऊपर मुकदमों में अदालत में निस्तारित कर दिया जाता है। सर, इस बार जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे लोक अदालत, और कितनी संख्या हो सकती है इस बार लोक अदालत में? देखिए, हम लोग तो प्रयास किए हैं, करीब 1 लाख से ऊपर मुकदमों में नोटिस जरिए सम्मन या नोटिस भेजा जा चुका है। कुछ अधिक से अधिक मामलों में हम लोग मैसेज से भी इस बार जो है कि नोटिस भेजने का काम किए हैं और मोबाइल में मैसेज भेजकर या मोबाइल से फ़ोन कराकर भी उनको सूचित करने का प्रयास किया गया है। तो इस बार जो टारगेट रखा गया है कि हम लोग करीब 1 लाख से ऊपर मुकदमों का डिस्पोजल कराने का टारगेट रखा गया है और जनता से अपील है कि जितने भी उनके मामले हों, ई चालान से संबंधित हो, मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित हो या कोई NI एक्ट का मामला हो या पारिवारिक विवाद हो, तलाक के मामले को छोड़कर, या कोई सिविल सूट हो और सुलह समझौते के आधार पर कराना चाहते हैं, तो हमारे लोक अदालत के दिन आकर और अपने मामले का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करा सकते हैं। मैं जनता से यही अपील करता हूं कि वो हमारे यहाँ इस लोक अदालत में उपस्थित है। दिनांक 14 मई 2022 को, समय बता दूं मैं, 10 बजे से लेकर 5 बजे सायं तक आयोजित किया जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, समस्त जिसका मुकदमा जिस न्यायालय में है उस न्यायालय में जाए, या तहसील में है तो जिस तहसीलदार महोदय के यहाँ है उन तहसीलदार के यहाँ जाए, या किसी SDM के यहाँ है तो वहाँ जाए, या हमारे बाह्य न्यायालय जेवर में अगर उनका मुकदमा है तो जेवर में जाकर अपने मामले का निस्तारण कराएं। थैंक यू। तो आपने देखा कि ये लोक अदालत जो लगती हैं, यहाँ पर कितने तरीके के, कितने प्रकार की जो केसेस होते हैं जनता के, उसके निस्तारण किए जाते हैं। और इस बार मई में 14 तारीख को ये लोक अदालत लगेगी, जिसमें कि अभी 3 तारीख से लेकर 13 तारीख तक ये लोक अदालत सप्ताह चल रहा है। फिलहाल आने वाले समय में जो 14 तारीख है उसमें कितनी जनता आती है और किस तरीके के अपने केसेस जो है वो निस्तारण करवा पाती है?
हरिशंकर, ग्रेटर नोएडा, लोकमंच। रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी का रिश्वत की डिमांड करते ऑडियो वायरल हो रहा है। अबर अभियंता बता दें कि अमृतपाल का ये ऑडियो वायरल हो रहा है। बिजली कनेक्शन के नाम पर फोन मांग कर रिश्वत मांगी गई। रिश्वत की मांग करते हुए ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। विद्युत उपकेंद्र गुरबख्शगंज में तैनात है अवर अभियंता अमृतपाल। और लोकमंच न्यूज बता दें कि आपको बता दें कि लोकमंच न्यूज ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी का रिश्वत की डिमांड का करते हुए ऑडियो वायरल हो रहा है। अवर अभियंता अमृतपाल का ये ऑडियो वायरल हो रहा है। बिजली कनेक्शन के नाम पर रिश्वत मांगी गई। रिश्वत की मांग करते हुए ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। विद्युत उपकेंद्र गुरबख्शगंज में तैनात है अवर अभियंता अमृतपाल। और लोकमंच न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको तस्वीरों के जरिए आपके साथ साझा कर रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी का रिश्वत की डिमांड करते हुए ऑडियो वायरल हो रहा है। अवर अभियंता अमृतपाल का ये ऑडियो है। बिजली कनेक्शन के नाम पर रिश्वत मांगी गई है और रिश्वत की मांग करते हुए ये ऑडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विद्युत उपकेंद्र गुरबख्शगंज में तैनात है अवर अभियंता अमृतपाल और साथ ही इस ऑडियो की लोकमंच न्यूज पुष्टि नहीं करता है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुर्गेश फोनलाइन पर जुड़े हैं। दुर्गेश, बिजली विभाग के कर्मचारी के जरिए रिश्वत मांगने का जो ऑडियो है सोशल मीडिया पर वायरल है, क्या कुछ पूरी खबर है? मैडम, मैं बता दूं कि ये उपभोक्ता है गुरबख्शगंज थाने का। इसने अप्लाई किया था बिजली कनेक्शन के लिए और इसके अप्लाई करने पर अभियंता अमृतलाल द्वारा रिश्वत मांगी गई थी, जिसने इसके द्वारा जो फोन पे वार्ता हुई थी उसने सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है। इससे बाकी इसके अवर अभियंता से इसकी जानकारी की गई तो उन्होंने साफ इनके मना कर दिया। चलिए, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। श्रीलंका के लोगों को इमरजेंसी की मुश्किल हालात के बीच छोड़कर पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का बेटा योशिता राजपक्षे पत्नी के साथ देश छोड़कर भाग गया है। योशिता पिता की सरकार में दूसरा सबसे अहम व्यक्ति था और राजपक्षे सरकार में वो प्राइम मिनिस्टर का चीफ ऑफ स्टाफ था। मिली जानकारी के अनुसार योशिता और पत्नी को सिंगापुर एयरपोर्ट पर देखा गया। राजनीति में आने से पहले योशिता श्रीलंका की नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर पर रह चुका है। मिर्जापुर में मंडलीय अस्पताल में भर्ती महिला के साथ अस्पताल के सफाई कर्मी द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। महिला गर्भवती थी और उसके पति ने इलाज के लिए शनिवार 7 मई 2022 को मंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया था। इसी दिन रात 9:30 बजे से 10 बजे के बीच अस्पताल में सफाई का कार्य करने वाला सफाई कर्मी साहिल द्वारा जब महिला मरीज बाथरूम में कपड़े बदल रही थी तभी वह अंदर घुसा और महिला का आरोप है कि उसने दुष्कर्म किया। घटना के बाद वो वहां से रेफर कर दी गई है। घटना की जानकारी जब पति को हुई वह महिला को लेकर महिला अस्पताल पहुंचा और वहां इलाज के लिए भर्ती कराया। पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। सनसनीखेज घटना के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर डीएम और पुलिस अधीक्षक पहुंचे और उन्होंने भी पीड़ित से पूछताछ कर घटना के संबंध में जानकारी हासिल की। अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। देखिए, एक मामला संज्ञान में भी मैं अभी आप देखे होंगे कि मैं उसका बात भी कर रहा था उनसे और पीड़ित महिला से बातचीत कर ली गई है। उसने कुछ बातें बताई और एप्लीकेशन भी उसके पति की तरफ से मिल गई है। हम अभियोग दर्ज कर रहे हैं इसमें और जो भी जांच है उसको करके हम जो है इसमें गिरफ्तारी भी हमारी टीम लग चुकी है। इसमें हम जल्दी ही गिरफ्तारी कर लेंगे और साथ ही साथ इस मामले में जो भी लड़की बयान दे रही है उसको महिला थानाध्यक्ष की उपस्थिति में दर्ज कर लिया गया है।
देखिए, एक वीडियो के माध्यम से तथ्य अभी संज्ञान में आया है और इसका संज्ञान लेते हुए मैं और एसपी साहब और हमारे जो एसपी सिटी साहब है, एडीएम साहब, हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है और उससे हमको तहरीर प्राप्त हुई है और उस पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है और जिस व्यक्ति पे उस महिला ने आरोप लगाया है उस पर टीम गठित कर दी गई है, उसकी तलाश की जा रही है और इसमें पूरे मामले की जांच की जा रही है। थैंक यू। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले पाली से है, जहां पाली वन परिक्षेत्र के बरबसपुर बीट में कैंपा मध्य से 30 हेक्टेयर में किए गए वृक्षारोपण में आगजनी का मामला सामने आया। यह घटना गुरुवार दोपहर की बताई जा रही है। पाली वन परिक्षेत्र के बरबसपुर बीट में कैंपा मध्य के अंतर्गत लगाए गए वृक्षारोपण में अचानक आग लगी और लगभग 5 से 10 हेक्टेयर में लगे आंवला, नीम, सीताफल जैसे कई अन्य कीमती पेड़ और पौधे जलकर खाक हो गए। इसमें लाखों के नुकसान होने का अनुमान है। हालांकि देर शाम वन विभाग ने फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाने का दावा किया है। वन परिक्षेत्र पाली के बरबसपुर पीठ के R575 में जो कैंपा मध्य के द्वारा वृक्षारोपण किया गया था, वहां पर अभी पिछले गुरुवार के दिन में भीषण आग लगी, जिसके कारण हजारों पौधे जलकर खाक हो गए। तो इसमें कहीं ना कहीं वन अधिकारियों के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी भी एक उदासीनता नज़र आती है कि हम वृक्षारोपण तो करते हैं, शासकीय मद का उपयोग तो करते हैं, पर उसको बचाने में हम कितना अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। तो एक उदासीनता ही है। एक तरफ शासन, प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं जो हैं सभी वृक्ष लगाने के लिए समाज से, व्यक्तियों से आग्रह करती है। अब बात करेंगे दमोह की। रफ्तार के कहर के चलते हटानाका पर मुक्ति धाम के सामने अज्ञात बाइक सवार ने वृद्ध को जोरदार टक्कर मार दी। दमोह से लगभग 1 किलोमीटर दूर देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत हटानाके पेट्रोल पंप के सामने मुक्ति धाम के पास वृद्ध को जोरदार टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार फरार गंभीर अवस्था में डायल 100 की मदद से जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वृद्ध के पास से 15,02,590 रुपए के पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर देहात थाना पुलिस को सुपुर्द किया है। दमोह शहर के हटानाका मुक्तिधाम के पास पेट्रोल पंप के सामने एक वृद्ध के लिए अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मार दिए जाने का मामला सामने आया। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निजाम फोन लाइन पर जुड़े। निजाम, एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते एक वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। जी, रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है दमोह शहर में। इसी के चलते दमोह से लगभग 1 किलोमीटर दूर मुक्तिधाम हटानाका पेट्रोल पंप के सामने वृद्ध को टक्कर मारते हुए बाइक सवार भाग गया। स्थानीय दुकानदारों ने डायल 100 नंबर को सूचना दी, जिसकी मदद से उसे दमोह जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। भर्ती के दौरान 100 नंबर डायल के रोहित से 390 आरक्षक को उसके जेब से 1,52,590 रुपए की राशि मिली। वृद्ध कौन है, कहां से आया है, इतने पैसे कहां से लाया है और कहां लेकर जा रहा था, इन सारे सवालों का खुलासा वृद्ध के होश में आने पर ही हो सकेगा। दमोह थाना देहात में राशि जमा करा दी गई है। परिजनों को बुलाकर उनके सामने राशि दी जाएगी। चलिए, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। हटानाका पे एक अज्ञात वाहन एक मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मार के भाग गया। जो वाहन चालक सड़क के किनारे घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल इलाज हेतु लाया गया, जिसके जेब से 1,52,590 रुपये 1,52,590 रुपये मिले, जिन्हें गिनकर रख लिया है और थाने में सूचित किया जाता है उन्हें। ठीक है, क्या नाम है आपका? आरक्षक 390 रोहित सिंह ठाकुर, देहात थाना। देहात थाना।